Okay, good afternoon, all of you. Today we will start a new topic that is ट्रेलिस डायग्राम. ठीक है. आज हमारा टॉपिक है ट्रेलिस डायग्राम. ठीक है. सबसे पहले ये ट्रेलिस डायग्राम क्या है. इससे पहले के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप लोगों को दो और रिप्रेजेंटेशन बताया था, है ना. एक हमने देखा था स्टेट डायग्राम, और एक हमने देखा था स्टेट डायग्राम, और एक हमने देखा था ट्री ट्री स्ट्रक्चर, है ना. दो चीजें हमने देखी थी इससे पहले. ठीक है. क्या क्या देखी थी. एक हमने ट्री स्ट्रक्चर देखा था, एक हम लोगों ने स्टेट डायग्राम देखा था. ठीक है. तो जो हमारे ट्री डायग्राम था या जो हमारा स्टेट डायग्राम था उसका यूज हम लोग क्यों करते थे. उसका यूज करते थे किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. तो वैसे ही ये किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तीसरा मेथड है. ठीक है. इसके पहले के दो मेथड हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं. कौन कौन से दो मेथड स्टडी किए हैं. एक हम लोगों ने पहला मेथड देखा था ट्री स्ट्रक्चर या ट्री डायग्राम. सेकंड हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट डायग्राम. एंड द थर्ड वन इज ट्रेलिस डायग्राम. ठीक है. दीज मेथड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी कॉन्वोल्यूशनल कोड इनटू ग्राफिकल मेथड, है ना, इनटू ग्राफिकल स्ट्रक्चर. इन सभी जितने भी टॉपिक हम लोगों ने इस यूनिट में पढ़े अभी तक, इन सभी का यूज किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है ग्राफिकली. ध्यान रहेगा सभी को. अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं. जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे कि ट्रेलिस डायग्राम किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देखेंगे जो हमारे बाकी के टॉपिक है, जैसे कॉन्वोल्यूशनल कोड को कौन कौन से मेथड से जनरेट किया जा सकता है, वो हम इसके बाद में देखेंगे. ठीक है. तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. टुडेस टॉपिक इज ट्रेलिस डायग्राम. ठीक है. सभी इसकी हेडिंग नोट कर लीजिएगा. ठीक है. यहाँ पे इसके बारे में कुछ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, थियोरेटिकल पार्ट दिया गया, आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं. सिंपली ये ट्रेलिस डायग्राम एक थर्ड ग्राफिकल मेथड है जिसका यूज कर किया जाता है किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल या फिर कह सकते हैं उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें. इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है. क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि ट्रेलिस कोड में या ट्रेलिस डायग्राम में जब हमें जीरो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो जीरो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डार्क लाइन का यूज करते हैं. ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ. जीरो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डार्क लाइन यूज करते हैं, एज वेल एज वन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैश्ड लाइन का यूज करते हैं. क्लियर है सभी को. जीरो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डार्क लाइन का यूज किए हैं, और उसके बाद वन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैश्ड लाइन का यूज किए हैं. क्लियर बात है. यहां तक सभी को समझ में आया. ठीक है. तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं या जब हमें कोई भी ट्रेलिस डायग्राम बनाना होता है, तो इसको बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले स्टेट ट्रांजिशन टेबल की जरूरत पड़ती है ना. क्योंकि ये मेथड भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे इससे पहले के मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे. इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी इससे पहले के मेथड्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन करना होता है, चाहे स्टेट ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन करना हो, चाहे हमें ट्रेलिस रिप्रेजेंटेशन करना हो, चाहे स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना हो, चाहे हमें कोड ट्री रिप्रेजेंटेशन करना हो, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है स्टेट ट्रांजिशन टेबल, है ना. तो वैसे ही इस कोड में भी वही कंडीशन है कि ट्रेलिस ट्रेलिस डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना होगा. और स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए हमें जो ट्रेलिस एनकोडर का जो डायग्राम होता है, हमें ट्रेलिस एनकोडर का डायग्राम हमारे पास होना चाहिए. क्लियर बात. क्योंकि जब तक हमारे पास ट्रेलिस एनकोडर का डायग्राम नहीं होगा, जब तक हमारे पास ट्रेलिस एनकोडर का डायग्राम नहीं होगा, ध्यान रखिए सब लोग, जब तक हमारे पास ट्रेलिस एनकोडर का डायग्राम नहीं होगा तब तक हम कोई भी कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है. तो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाया, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो सेकंड बिट है इसको मैं कैपिटल M1 लिख रहा हूँ, थर्ड बिट को मैं कैपिटल M2 लिख रहा हूँ, है ना. क्योंकि ये पास्ट बिट स्टोर करने के लिए होती है, और प्रेजेंट बिट जो भी आती है वो कहाँ पे आती है, ये हमारी स्मॉल m जो है ये हमारी प्रेजेंट बिट है. और जो जो हमारा डेटा जो इंसर्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो हमारा डेटा इंसर्ट यहाँ से हो रहा है. क्लियर बात है. ये मैंने बताया था. तो जितने भी हमारे पास कैपिटल M1 और कैपिटल M2 वाले जितने ब्लॉक्स होते हैं, जितने कॉलम ये हमारे पास स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग स्टेट डिफाइन करते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे दो स्मॉल ब्लॉक्स हैं M1 एंड M2, है ना, कैपिटल M1 और कैपिटल M2. तो अगर हमारे पास दो बिट है स्टोर करने के लिए, तो दो बिट से कितने कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं, चार.
है ना। 4 कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं, कौन कौन से, 00, 01, 10 एंड 11, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 00 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, 01 को रिप्रेजेंट कर दिया बी से, 10 को रिप्रेजेंट कर दिया सी से, और 11 को रिप्रेजेंट कर दिया डी से, है ना। ये चार हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ये हम लोगों ने पहले स्टडी किया था, सिर्फ मैं उसी को अभी पहले रिवाइज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये इनपुट बिट यहाँ पे आते जाएगा, जैसे सबसे पहले 1 आएगा यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 100। फिर जब अगला वाला 1 आएगा, तो ये जो लास्ट वाला 1 था यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 110। तो वैसे ही जैसे जैसे इनपुट बिट इंसर्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे ये एक एक बिट शिफ्ट होते जाएगा। बात समझ में आई सभी को, है ना। तो जब हमारा इनपुट 1 आता है, जब हमारा इनपुट 1 आता है, तब हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, 100। जब हमारा इनपुट 0 रहता है, तब हमारा बॉक्स के अंदर कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, 0 0 0। उस बेसिस में हम लोग x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हमें x1 मिल रहा है और यहाँ से हमें x2 मिल रहा है। ये हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। एक जगह से हमें x1 मिल रहा है, एक जगह से हमें x2 मिल रहा है। बात समझ में आई, सभी को समझ में आई। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट कैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे ही ये 0 यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो लास्ट वाले बिट चले जाएगी, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 0 0। तो यहाँ पे मैंने 0 0 लिख दिया। दैट मीन्स अगर मैं 0 0 स्टेट में हूँ और मुझे ए मिलता, 0 0 स्टेट में और मुझे 0 मिलता है, तो मैं ए स्टेट में ही रहूँगा। अगर मैं ए स्टेट में हूँ और मुझे 1 मिलता है, तो मैं सी स्टेट में आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो 0 0 0 1 10 और 11 को ए बी सी और डी स्टेट कहा है ना। यहाँ तक समझ में आया सभी को, ठीक। तो सभी को आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि ए स्टेट में है, 0 आता है तो मैं ए स्टेट में जाऊँगा, ए स्टेट में हूँ और अगर मुझे 1 इनपुट मिलता है तो मैं सी स्टेट में जाऊँगा। वैसे ही बी के लिए है, बी स्टेट में हूँ, 0 आता है तो ए में जाऊँगा, बी स्टेट में हूँ, 1 आता है तो सी में जाऊँगा। क्लियर है यहाँ तक सभी, सभी को क्लियर है। तो इसी स्टेट ट्रांजिशन टेबल के बेसिस में हम लोग ट्रेलिस डायग्राम बनाते हैं। इसी स्टेट ट्रांजिशन टेबल के बेसिस पे हम लोग ट्रेलिस डायग्राम बनाते हैं। ट्रेलिस डायग्राम में हमें क्या करना है कि जब 0 आएगा बेटा, है ना, व्हेन वी गेट द 0 एज अ इनपुट, एट दैट टाइम इट्स रिप्रेजेंटेशन इज इन द डार्क लाइन। उसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमारा डार्क लाइन के फॉर्म में होगा। और जब हमें हमारा इनपुट 1 आएगा, उस समय जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका जो ट्रांजिशन होगा, उसको हम लोग डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ट्रेलिस डायग्राम बनाए, ठीक है। ट्रेलिस डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, क्योंकि 2 बिट हैं तो इसलिए 4 स्टेट आई, ए बी सी और डी, ठीक। तो अगर हम ए स्टेट में हैं, 0 आ रहा है तो मैं ए स्टेट में जाऊंगा, ठीक है। चलो इसको अब बनाते हैं, कैसे बनेगा ये देखिए, है ना। ट्रेलिस डायग्राम हम लोगों को कैसे बनाना है, ट्रेलिस डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 4 बिट रिप्रेजेंट कर, 4 स्टेट रिप्रेजेंट कर लिए, ए बी सी और डी, है ना। और मैंने 4 डॉट्स लगा दी, 4 नोट्स ले लिया, है ना। तो इसको हम पहले को कहेंगे लेवल 1। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग कह रहे हैं लेवल 1। वैसे ये जो सेकंड वाला हो जाएगा, इस डॉट और इस नोट और इस नोट के बीच का जो हमारा प्लेस है, इसको हम लोग लेवल 2 कह सकते हैं। इसको हम लोगों ने लेवल 2 कह दिया। वैसे ही थर्ड वाले को हम लोगों ने लेवल 3 कह दिया। बात समझ में आई। अब ऐसे कितने लेवल बनाने हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे एनकोडर में कितनी बिट इंसर्ट हो रही है। अगर हमारे एनकोडर में 3 बिट इंसर्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 बिट इंसर्ट कर दिया, 3 बिट्स आर इंसर्टेड इनटू द एनकोडर। अगर यहाँ पे 3 बिट इंसर्ट हो रही है, एट दैट टाइम हमें 3 लेवल्स बनाने होंगे, है ना। अगर यहाँ पे 4 बिट इंसर्ट होती है तो मुझे एक लेवल और फॉर्म करना होगा। सभी को आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं ए स्टेट में हूं और 0 आता है तो मैं ए स्टेट में ही रहूंगा। ये मुझे कहां से पता चला, ये मुझे कहां से पता चला, ये मुझे पता चला है यहां से, इस स्टेट ट्रांजिशन टेबल से, कि अगर मैं ए स्टेट में हूं और 0 आता है तो मैं ए में रहूंगा, लेकिन अगर मैं ए स्टेट में हूं और 1 आता है तो मैं सी में चले जाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर मैं ए स्टेट में हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं ए स्टेट में हूं और 0 आता है तो 0, और तो मैं ए स्टेट में ही रहूंगा। तो ये जो फर्स्ट वाली जो नोड है ये ए को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड वाली नोड हमारी बी को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड वाली नोड हमारी सी को रिप्रेजेंट करती है, फोर्थ वाली नोड हमारी डी को रिप्रेजेंट करती है ना। वैसे ही सारी नोड्स को मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए बी सी डी,
ठीक, वैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी डी। अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 0 0 को ए माना है, 0 1 को बी माना है, 1 0 को सी माना है और 1 1 को हमने डी माना है। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो लेकिन ये आप अगर डिजाइनर है, आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब 0 0 को आप लोग सी भी मान सकते हैं, 0 1 को बी भी मान सकते हैं, 1 0 को ए भी मान सकते हैं, 1 1 को डी भी मान सकते हैं। इट्स अपॉन द डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूरा डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें 0 0 को ए ही बोलना है या 0 1 को बी ही बोलना है या 1 0 को सी ही बोलना है या 1 1 को डी बोलना है। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं। हमने देखा था अगर ए में हूं और 0 आता है तो मैं ए में ही रहूंगा, है ना। तो 0 के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम लोग डार्क लाइन का यूज करते हैं, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे एक स्मूथ लाइन का यूज किया है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 का ट्रांजिशन हुआ है ना। और इसके ऊपर आप ऐसा एरो का साइन मेंशन कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब हुआ कि मैं ए में हूं और 0 में ट्रांजिशन हुआ है तो मैं ए में ही रहूंगा, लेकिन जब ए में हूं और 1 ट्रांजिट होता है तो मैं सी में आ जाता हूं, मतलब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो 1 ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप के डैश्ड लाइन का यूज करेंगे। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यह डैश्ड लाइन रिप्रेजेंट करता है कि ए में हूं और 1 आ रहा है ना। अगर मैं ए में हूं और 1 आया है तो बेटा मैं सी में आ गया। क्लियर बात है, सभी को समझ में आया? यहाँ तक सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फॉर्म आप बाकी में भी रिपीट कर सकते हैं। अगर ए में है और 0 आता है तो आपको ए में रहना है, और ए में है और अगर आपको 1 मिलता है तो आपको सी में जाना है ना। तो ये देखिए मैंने बना लिया। वैसे ही आप लोग इस केस में भी ऐसा बना सकते हैं, थर्ड लेवल में भी बना सकते हैं, और यहाँ पे भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। ये जो, हाँ, ये जो मैंने एरो का साइन बनाया है ये सिग्नल के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अगर हम बी में हैं और 0 आता है तो मैं ए में आऊँगा, अगर मैं बी में हूँ और 1 आता है तो मैं सी में आऊँगा। मतलब बी से मुझे ए और सी में जाना है ना। बी से मुझे ए और सी में जाना है। चलिए, बी से मुझे ए में जाना है तो हम वैसे ही करते हैं। बी से मैं ए में गया, वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही बना लेंगे। बी से हम ए में गए। क्लियर बात है सभी को? क्योंकि डार्क लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि 0 के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर 1 आता है तो क्या होता है? 1 आता है तो हम सी में आ जाते हैं। चलिए, 1 आता है तो हम सी में आ जाते हैं, 1 आएगा तो हम सी में आ जाएंगे। तो फिर से इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी को, है ना। वैसे ही मैं इसमें भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये देखिए, 1 आया तो मैं सी में आ गया। वैसे ही मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 आया तो मैं सी में आ गया। क्लियर बात? किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक ना। आगे देखते हैं। अगर हम सी में हैं और 0 आता है तो बी में आते हैं, और सी में 1 आता है तो डी में आते हैं। मतलब सी से बी और डी में जाना है। ठीक है, सी से बी और डी में जाना है। तो ये है सी, तो सी से हम चले गए बी में और सी से हम चले गए डी में। डार्क लाइन मतलब 0 ट्रांजिशन, डैश लाइन मतलब 1 ट्रांजिशन। सेम रिपीट करते हैं अगले लेवल के लिए भी। सी से हम गए बी में और सी से हम गए डी में। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सी से हम गए बी में और सी से हम गए डी में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी को समझने में। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है हमारा? डी से डी में जब 0 आया तो बी में गए, डी से जब 0 आया तो डी में आया। मतलब डी से भी हम बी और डी में जा रहे हैं, डी से भी हम बी और डी में जा रहे हैं। चलिए, डी से डी में चले गए और डी से डी में चले गए। क्लियर बात? वैसे ही डी से बी में चले गए, डी से डी में चले गए। समझ में आया सभी को? वैसे डी से बी में चले गए हम यहाँ पे, और वैसे ही डी से डी में चले गए हम यहाँ पे। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है।
ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पुटअप करना है, अब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे बेटा आउटपुट वैल्यू। अब आउटपुट कहाँ से आता है देखते हैं। जब मैं ए में, जब मेरा जीरो आया था तो मैं ए में ही था, लेकिन उस समय मेरा आउटपुट क्या आया था, जीरो जीरो, है ना। और जब मैं ए में था और वन इनपुट आया था तब मैं सी में आ गया था, उस समय मेरा आउटपुट आया था वन वन। तो मतलब जब जो हमारी जीरो जीरो वाली जो ट्रांजिशन लाइन है उस समय मेरा आउटपुट था जीरो जीरो, और वन वाली जो ट्रांजिशन लाइन थी उस समय मेरा आउटपुट था वन वन। तो अब इसी को हम लोग ट्रांजिशन लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जीरो में मुझे जीरो जीरो, वन में मुझे वन वन रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए, जीरो में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे जीरो जीरो, और वन में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पे वन वन। आप देखेंगे कि ये जो डैश लाइन है ये जीरो को रिप्रेजेंट करती है, ये और ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारी वन के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है। सेम मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ जीरो जीरो वन वन, सेम मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ जीरो जीरो वन वन। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बी में हमें क्या क्या मेंशन करना है, वन वन और जीरो जीरो, है ना। बी में हमें क्या क्या मेंशन करना है, वन वन और जीरो जीरो। चलते हैं, बी में वन वन और जीरो जीरो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वन वन, और ये हो जाएगा मेरा जीरो जीरो, है ना। वैसे ही ये मैंने लिख लिया वन वन, और ये मैंने लिख लिया, ये ट्रांजिशन लाइन को लिख लिया जीरो जीरो। वैसे ही ये ट्रांजिशन लाइन को मैंने लिख लिया वन वन, और ये ट्रांजिशन लाइन को मैंने लिख लिया जीरो जीरो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ आया। लास्ट, सी से बी और डी में जा रहे हैं हम लोग। चलिए, सी से बी और डी में जाना है। सी से बी और डी में जब हम गए थे तब हम लोग आउटपुट क्या क्या आया था हमारा, तब हमारा आउटपुट आया था वन जीरो और जीरो वन, वन जीरो और जीरो वन, वन जीरो और जीरो वन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन जीरो और यहाँ पे लिखेंगे जीरो वन, है ना। वैसे ही यहाँ पे हमने लिख लिया वन जीरो, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया जीरो वन। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे वन जीरो, और यहाँ पे लिख लिया हमने वन वन। क्लियर बात यहाँ तक। लास्ट मूव करते हैं, डी में क्या हो जाएगा, डी में हमारा हो जाएगा जीरो वन और वन जीरो, जीरो वन एंड वन जीरो। चलिए, जीरो वन एंड वन जीरो। तो ये हो गया मेरा जीरो वन लाइन, ये हो गया मेरा वन जीरो लाइन। ठीक बात। वैसे ही जीरो वन एंड वन जीरो, वैसे ही जीरो वन एंड वन जीरो। क्लियर। तो ये हमारा पूरा ट्रेलिस डायग्राम कंप्लीट होता है, जो हम लोगों ने अभी तक बनाया बेटा, ये हमारा ट्रेलिस डायग्राम कंप्लीट होता है। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर हुआ किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। लेकिन अभी तक हम यहाँ पे किसी भी बिट के बेसिस पे एनालाइज तो नहीं किए हैं कि अगर हमारा कौन सा इनपुट आएगा तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब उसका रिप्रेजेंटेशन करना सीखते हैं ना। इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं। सपोज मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इनपुट सपोज है वन जीरो, ठीक है। अगर हमारा इनपुट 101 है उस समय उसका कॉन्वोल्यूशनल कोड क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसका ट्रेसिंग कैसी होगी वो देखते हैं। जैसे अगर हमारा इनपुट 101 है तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ये वाला वन इंसर्ट करेगा, फिर जीरो इंसर्ट करेगा, फिर ये वाला वन इंसर्ट करेगा। क्लियर बात है सभी को यहाँ तक, ठीक है। तो जैसा भी इनपुट इंसर्ट करते जाएगा, जैसा भी हमारा बनते जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, जैसा भी हमारा बनते जाएगा तो नंबर ऑफ बिट्स के बेसिस पे हम इसको ट्रेस करने जा रहे हैं। कैसे होगा देखिएगा, वन आ रहा है मतलब आपको डैश्ड लाइन फॉलो करनी है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब आपको डॉटेड लाइन फॉलो, जीरो आ रहा है मतलब आपको डार्क लाइन फॉलो करनी है, और वन आ रहा है दैट मीन्स आपको डैश्ड लाइन फॉलो करनी है ना। तो 101 मतलब सबसे वन के लिए हमें सबसे पहले डैश्ड लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, जीरो के लिए हमें डार्क लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ये वन आ रहा है बेटा, सभी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रिपीट नहीं हो पाएगा। 101 मतलब सबसे पहले डैश्ड लाइन, डार्क लाइन, डैश्ड लाइन। चलिए चलते हैं, सबसे पहले डैश्ड लाइन तो हम लोगों ने यहाँ से फॉलो किया, ये हो गया मेरा डैश्ड लाइन। नाउ यहाँ अब मैं सी नोड में हूँ, है ना। अब यहाँ से डार्क लाइन, डार्क लाइन दैट मीन्स दिस वन इज डार्क लाइन, ठीक। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। नाउ डैश्ड लाइन अगेन, क्योंकि हमारा तीसरा वन है तो ये हो गया मेरा तीसरा डैश्ड लाइन, ठीक है। तो ऐसे हम इनपुट को ट्रेस कर सकते हैं, ऐसे हम लोग इनपुट के बेसिस पे कॉन्वोल्यूशनल कोड को ट्रेस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मैं इस डैश्ड लाइन को ट्रेस किया हूँ इस समय आउटपुट क्या था, तो ये आउटपुट की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है,
इस डैस्ड लाइन की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है 1 1, और इस डार्क लाइन की वैल्यू क्या है, ये जो हमारी डार्क लाइन है, इस डार्क लाइन का आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है 1 0। वैसे ही इस डैस्ड लाइन की में आउटपुट की वैल्यू क्या है, इस डैस्ड लाइन में आउटपुट की वैल्यू है 0 0, है ना। तो अब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, यहाँ से मुझे मिला 1 1, यहाँ से मुझे मिला 1 0, और यहाँ से मुझे मिला 0 0, है ना। तो कॉन्वोल्यूशनल कोड क्या हो गया, कॉन्वोल्यूशनल कोड हो गया मेरा 1 1 1 0 0 0। बात सबको आई थिंक यहाँ से समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने ट्रेलिस कोड या ट्रेलिस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेलिस डायग्राम हाउ कैन वी ट्रेस द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द इनपुट, है ना। उस इनपुट को हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे इस ट्रेलिस डायग्राम में। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर बात है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी रिप्रेजेंट की गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए में हूँ, अगर 0 आया है तो डार्क लाइन, ए में हूँ 1 आया है तो डैश लाइन, बी में हूँ डार्क आया है तो सी, बी में हूँ डैश आया है तो सी। उसी को इस थियोरेटिकल टॉपिक में भी रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स हम लोग लेवल्स बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पे जो भी हमारा एनकोडर होगा ना बेटा, अगर यहाँ पे जो भी मेरा एनकोडर होगा उसमें सिर्फ एक ही बिट इंसर्ट हो रही होगी, इसलिए मैंने एक ही लेवल ड्रॉ किया। अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा बिट इंसर्ट करता ना तो मुझे लेवल्स की वैल्यू को वैसे वैसे इंक्रीज करना पड़ता। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम बना है, जैसे मैंने अभी आप लोग को आउटपुट लिखना बताया था, वैसे ही यहाँ पे सब कुछ दिया गया है ना। अब ये तीसरा आप एक डायग्राम देख लीजिए, ये पूरा ट्रेलिस डायग्राम बनाया है और इसमें इन्हें ट्रेस करना है 1 1 1 0 1 0, है ना। ये हमारी इनपुट की वैल्यू है ना, ये हमारी इनपुट की वैल्यू है 1 1 1 1 0 0 1 0। यहाँ पे देखो कितने बिट है, 1 2 3 4 5 7। इट मीन्स दैट हाउ मैनी लेवल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी लेवल्स आर रिक्वायर्ड, we need total 6 levels. We need total 6 level. Why? Because number of inputs are 6, that's why we required 6 different levels, है ना। इसलिए हम लोगों ने 6 different levels लिए। ठीक है, अब बारी बारी से उसको ट्रेस करते जाएंगे। 1 मतलब डैस्ड लाइन, ये देखो यहाँ पे जो डैस्ड लाइन है, आप लोग देखेंगे कि ये डैस्ड लाइन को डार्क किया गया। ऐसे ही आप लोगों को भी जब रिप्रेजेंट करना है तो आप लोगों को अलग से उसको रिप्रेजेंट करना है कि ये आप लोग किस पाथ को ट्रेस कर रहे हो। again 1, that means you have to trace again the dash line. Now 0 0, that means you have to trace the two dark line, this one and this one. Now 1 0, that means dashed line, 0 that means dark line, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आप लोगों का जो भी आउटपुट है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया आउटपुट सारे, है ना। उसी आउटपुट को आपको एक साथ लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया बेटा, दो दो के कॉम्बिनेशन, दो दो के कॉम्बिनेशन। सभी को समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो स्टेट्स हैं, अगर हमारे पास दो बिट हैं स्टोर करने के लिए, अगर हमारे पास किसी भी एनकोडर में इनपुट स्टोर करने के लिए दो बिट है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पास्ट बिट स्टोर करने के लिए है और एक ये वाली पास्ट बिट स्टोर करने के लिए। तो अगर हमारे पास दो बिट है पास्ट बिट स्टोर करने के लिए, तो एक बिट का रिप्रेजेंटेशन होगा दो बिट आउटपुट से, है ना। तो क्योंकि हमारे पास 6 इनपुट बिट थी, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 12 आउटपुट बिट्स आ जाएंगे। कॉन्वोल्यूशनल कोड में 12 आउटपुट बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अभी मैं चैट बॉक्स में हूँ, है ना, अभी मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से पूछ सकते हैं बेटा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में अगर किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, चलिए, किसी की तो कोई कमेंट आई नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मेथड्स दैट कैन बी यूज टू जनरेट अ कॉन्वोल्यूशनल कोड, है ना। अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों को अगर कॉन्वोल्यूशनल कोड निकालना है तो हम लोग कॉन्वोल्यूशनल कोड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने ऐसे स्टडी किया, ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करने के और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, है ना। सम ऑफ दीज आर transfer domain method. Transfer domain method is also known as polynomial method. Second one is matrix method and the third one is time domain method. कौन कौन से तीन मेथड हुए हमारे कॉन्वोल्यूशनल कोड को जनरेट करने के? फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर डोमेन मेथड, सेकंड वन इज द मैट्रिक्स मेथड एंड द थर्ड वन इज द टाइम डोमेन मेथड। क्लियर बात सभी को समझ में आया यहाँ तक? दीज आर द मेथड्स, दीज आर थ्री मेथड्स that can be used to generate a convolutional code, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसफर डोमेन मेथड और पॉलिनोमियल मेथड, है ना। आज हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफर डोमेन मेथड और पॉलिनोमियल मेथड। अगर आप लोगों को याद होगा तो पॉलिनोमियल मेथड वही मेथड है जिसका यूज हम लोगों ने साइक्लिक कोड में किया था। ट्रांसफर पॉलिनोमियल मेथड और ट्रांसफर डोमेन मेथड भी वही मेथड है जो हम लोगों ने साइक्लिक कोड में किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा मैट्रिक्स मेथड एंड द थर्ड वन इज टाइम डोमेन मेथड। टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल मेथड और ट्रांसफर डोमेन मेथड, पॉलिनोमियल मेथड और ट्रांसफर डोमेन मेथड, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ ट्रांसफर डोमेन मेथड्स आर, है ना। जो मेथड्स जो स्टेप्स हमें यूज करना होता है किसी भी ट्रांसफर डोमेन में, किसी भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, सबसे पहले हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं, है ना। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है बाय यूजिंग द डायग्राम ऑफ कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर फर्स्ट वी फाइंड आउट द जनरेटिंग सीक्वेंस, नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एडर्स, नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एडर्स, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आप जो भी ट्रांसफर डोमेन मेथड जो यूज़ करते हैं आप उसको स्टेप्स में रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये स्टेप्स भी याद रखना है ना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इस स्टेप में वो ये लास्ट वाला टॉपिक, नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एडर्स दैट कैन बी यूज्ड, है ना। ये अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं, हर कंडीशन के लिए ये सही नहीं है, लेकिन 90% कंडीशन में आप लोगों का ऐसा होता है कि नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एडर्स, है ना। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जनरेटिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और जनरेटिंग सीक्वेंस हमें कैसे फाइंड आउट होती है? वो एडर्स को देख के फाइंड आउट होती है या आउटपुट को देख के फाइंड आउट होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड, the generating sequence the generating sequence that we found the generating sequence that we found is to be represented in terms of polynomial, है ना। जब जनरेटिंग सीक्वेंस जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले उसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जो हमारा जनरेटिंग सीक्वेंस जीपी होता है 1110, उसको हम लोग पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पे चार जनरेटिंग सीक्वेंस कैसे आ रही हैं? अब यहाँ पे चार जनरेटिंग सीक्वेंस कैसे आ रही हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक पिछले टॉपिक में किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, तो चलिए मैं पिछला टॉपिक अब रब कर रहा हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, मैं इसे रब कर रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। चलिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ एक डायग्राम बना लिया है ना। यहाँ पे मैंने लिख लिया M1, यहाँ पे मैंने लिख लिया M2 और यहाँ पे मैंने लिख लिया M3, ठीक है। पास्ट स्टेट के लिए 3 बिट्स हैं, तो 3 बिट से 6 डिफरेंट स्टेट्स बन जाएंगे। जो हमारी प्रेजेंट बिट है वो तो हमारी यहाँ पे ही आएगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 4 एडर लगा देता हूँ, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 4 एडर, इसको एक्सॉरिंग कहा जाता है ना, इसको एक्सॉरिंग कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। इसको ये एक्सॉरिंग भी कह सकते हैं, मॉड 2 ऑपरेशन भी कह सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब मैं कहीं से भी कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ से, जैसे फर्स्ट बिट और यहाँ से ये आया है, यहाँ पे किससे आया, यहाँ पे यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, 2 बिट से ये बना,
इसमें मैं बना देता हूँ ऐसा और ऐसा, और लास्ट वाले में मैं बना देता हूँ यहाँ से और यहाँ से, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 4 आउटपुट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज x1, सेकेंड वन इज x2, थर्ड वन इज x3 एंड द फोर्थ वन इज x4, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं, है ना। तो जो भी जनरेटिंग सीक्वेंस होगी वो भी हमारी 4 होंगी, मतलब जनरेटिंग सीक्वेंस में जो भी हमारी बिट्स होंगे वो भी हमारी 4 बिट्स होंगे बेटा। सभी को क्लियर है यहाँ तक कैसे कैसे हो रहा है ना। और यहाँ पे कितनी जनरेटिंग सीक्वेंस आएगी, यहाँ पे हमारी 4 जनरेटिंग सीक्वेंस आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट आउटपुट है। अच्छा थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करते हैं ना, थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं x1, x2, x3 एंड x4, इसलिए हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट जनरेटिंग सीक्वेंस मिलेंगी, जैसे G1, G2, G3 और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया G4। यही याद रखिए जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को इसी को ध्यान रखना है। G1, G2, G3, G4 हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट जनरेटिंग सीक्वेंस क्यों मिली हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट आउटपुट्स मिला है ना। अब देखिए ये जो पहली वाली जनरेटिंग सीक्वेंस है, ध्यान दो भाई सभी, पहली वाली जनरेटिंग सीक्वेंस में इनपुट कहाँ से आया है? ये पहले वाले से आया है और लास्ट वाले से आया है ना। पहली वाली जनरेटिंग सीक्वेंस में इनपुट कहाँ से आया है हमारा? पहले वाले से आया है। यहाँ पे देखो पहले वाले से आया है और लास्ट वाले से आया है, मतलब स्मॉल m और इससे, मतलब पहले वाले से आया है बेटा और लास्ट वाले से आया है। दैट मीन्स मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा 1001। 1001 कैसे आया? क्योंकि पहले वाले से इनपुट आया है, लास्ट वाले से इनपुट आया है। तो इस पहले एडर, इस पहले आउटपुट की जो जनरेटिंग सीक्वेंस होगी G1, उस जनरेटिंग सीक्वेंस की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1001। उस जनरेटिंग सीक्वेंस की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1001। क्लियर बात। अब जो हमारी जो सेकंड आउटपुट है, ये जो हमारा सेकंड x2 है, इस x2 से हमें मिलेगा G2। क्लियर बात। इस G2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस G2 में हमारा आउटपुट, इस G2, ये जो G2 है वो हमारा x2 से बना है, और इस x2 में हमारा इनपुट्स आया है इस m1 और इस m2 से, मतलब सेकंड वाली बिट और थर्ड वाली बिट। तो फर्स्ट वाली बिट और लास्ट वाली बिट 0 रहेगी, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 0 1 1 0। क्लियर बात है। सेकंड वाली जनरेटिंग सीक्वेंस की वैल्यू क्या हो गई? 0 1 1 0। क्लियर बात है, सबको समझ में आया? वैसे थर्ड वाली जनरेटिंग सीक्वेंस में देखो यहाँ पे इनपुट कहाँ कहाँ से आया है? सेकंड और थर्ड से ही, इसमें भी आया, इसमें भी सेकंड और थर्ड से ही आया है। तो इसमें भी वैल्यू हमारी क्या होगी? 0 1 1 0। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 1 1 एंड 1 1 एंड 0। और लास्ट वाले में कहाँ से आया? जो हमारा लास्ट वाला है इसमें इनपुट आया है हमारा फर्स्ट वाले और थर्ड वाले से। तो क्योंकि फर्स्ट वाले और थर्ड वाले से आया है तो फर्स्ट वाला हुआ और ये हुआ मेरा थर्ड वाला। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले से हमारे इनपुट आई है तो लास्ट वाले की जनरेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी हमारी 1010। आई थिंक ये सभी को क्लियर होना चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया आई थिंक। ठीक है, तो सभी को जनरेटिंग सीक्वेंस समझ में आ गया कैसे लिखें। तो जब हमें जनरेटिंग सीक्वेंस मिल जाती है बेटा, है ना, तो जिस जनरेटिंग सीक्वेंस को ही हमें पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा। जब हम लोग साइक्लिक कोड पढ़े थे तो हम लोग लास्ट बिट में p⁻0 करते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट बिट है इसमें हम लोग p⁻0 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये हमारी फर्स्ट बिट है, 1 मल्टीप्लाइड बाई p⁻0, this second bit multiply by p⁻1, third bit multiply by p⁻2 and fourth bit multiply by p⁻3, है ना। और जितने भी जगह यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, भले ही आप लोग प्लस इसको रीड करें, लेकिन रिटर्न में आप लोगों को इसको एक्सॉर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। दीज आर मोटू ऑपरेटर्स, है ना। ये प्लस नहीं है, भले ही यहाँ पे लिखते समय गलती से आप लोग प्लस लिख दें, ये रीड करते समय गलती से आप लोग प्लस रीड करें, लेकिन लिखते समय आप लोगों को इसको मोटू ऑपरेटर की तरह एक्सॉर ही रीड करना है, एक्सॉर ही लिखना। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? राइट डाउन द मैसेज। जो भी आपका इनपुट में मैसेज दिया होगा, उस मैसेज, जो भी आपका इनपुट में मैसेज होगा उसको भी आप पॉलिनोमियल के टर्म में लिखेंगे, है ना। तो जो पहला बिट है इसको हम लोगों ने 1 मल्टीप्लाइड बाई p⁻0 मल्टीप्लाइड बाई p⁻1, 0 मल्टीप्लाइड बाई p⁻2 एंड द लास्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई p⁻3 एंड द लास्ट वन 1 मल्टीप्लाइड बाई p⁻4 ऐसा मेंशन कर दिया। जब हम इसको सॉल्व किए तो हमें ये वाली पॉलिनोमियल मिल गई, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन 1 ब्रैकेट p होता है,
है ना, भले ही यहाँ पे स्मॉल m लिख दिया गया है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है इसका रिप्रेजेंटेशन p के साथ में होता है, m ब्रैकेट में p। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक। नाउ अब हमें इंडिविजुअल सारे ऑपरेटर्स फाइंड आउट करने हैं, हमें सारे आउटपुट्स फाइंड आउट करना है, x1 x2 x3 एंड x4। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जब हमें जनरेटिंग सीक्वेंस मिल जाएगी बेटा, तो हर एक जनरेटिंग सीक्वेंस का यूज करके हमें एक एक आउटपुट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1, देन सो द वैल्यू ऑफ x1 इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ m विथ द जनरेटिंग पॉलिनोमियल g, है ना। अगर मैं पॉलिनोमियल के टर्म में बोलूँ तो x1 polynomial equals to m polynomial, x1 polynomial equals to m polynomial multiplied by g1 polynomial। क्लियर बात। वैसे ही जब मैं x2 निकालूंगा तो m के साथ g2 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं x3 निकालूंगा तो एट द टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई m3 विद g3 पॉलिनोमियल, सेम इन द केस ऑफ फोर्थ पॉलिनोमियल, सेम इन द केस ऑफ फोर्थ आउटपुट दैट इज g4 x4, है ना। जब हम x4 फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग g4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो भी हमारा x1 x2 x3 x4 की वैल्यू हम लोग वैसे फाइंड आउट कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, किसी को भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे x1p की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ mp इंटू जीपी। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको सीधे सीधे आपको पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर देना। दिस वन इज द लास्ट स्टेप। एट लास्ट आउटपुट ऑफ कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर इज फर्स्ट बिट ऑफ each xp, then second bit of each xp and so। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, अब इसमें जो आउटपुट लेते हैं ना, भले ही आपको ये जो सिक्स्थ स्टेप्स है, उस सिक्स्थ स्टेप है उस आप लोगों को उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जब हम लोग इसे न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग आउटपुट को लिखते हैं तो हर एक एक्सॉर गेट की एक एक बिट को एट अ टाइम हम लोग रिसीव करते हैं, है ना। जब हम लोग इससे क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये सिर्फ आप लोगों को थियोरेटिकल पोर्शन के लिए है कि आप लोग सारे ये स्टेप्स ध्यान रखें। अगर पूछे जाते हैं तो व्हाट आर द स्टेप दैट कैन बी यूज टू जनरेट अ कन्वोल्यूशनल कोड इन ट्रांसफर डोमेन मेथड, तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स हैं। क्लियर बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक, तो अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें, है ना। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। चलिए फिर, आई होप आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स